जब शिक्षा दी जाती है तो साथ में पैकेज बताया जाता है, पीड़ाएं नहीं बताई जाती हैं पृथ्वी की। प्रकृति के संवेदनशीलता हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं बताया जाता है। और अंततः आज हालात इतने गंभीर हो गए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विकास शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं था। ये सब विकास की बातें थी जिन्होंने पृथ्वी को, नदियां गायब हो गई, जंगल गायब हो गए, हवा बिगड़ गई, ये सब विकास के उस हिस्से से हुआ जिसको कि हमने कभी संतुलित नहीं रखा। और आपको बता दें, हमारे देश में विकास शब्द नहीं था, हमारा शब्द था समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि का मतलब होता है सब कुछ। विकास एक तरफा होता है, जंगल इसका विकास, सड़कों का विकास, मॉल का विकास, शहर का विकास, स्मार्ट सिटी, ये सब विकास में आते हैं। समृद्धि में आता है सब कुछ, हवा भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, खेती भी चाहिए, घर भी चाहिए, सबको जोड़कर समृद्धि कही जाती है। और समृद्धि ही सस्टेनेबल होती है, संतुलित होती है। कभी भी एक तरफा विकास संतुलित हो ही नहीं सकता। अब हम वहां खड़े हो गए कि जहां अब हमारे लिए आने वाले समय बड़े कष्टकारी होने जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े भी बता देता हूं दोस्त। अभी फ्रांस की एक स्टडी आई है, अभी 2021 में वो स्टडी की है उन्होंने। उन्होंने दुनिया भर के ग्लेशियर का अध्ययन किया, करीब 2000 ग्लेशियर स्टडी किए, हिमखंड। जो आपको बता दें कि 70% पीने के पानी हिमखंडों की देन है इस दुनिया में। उन्होंने हिमखंडों का जब अध्ययन किया तो उन्होंने बताया उस अध्ययन के आधार पे कि सन 2000 से 2020 के बीच में हिमखंडों के पिघलने की दर दुगनी हो चुकी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समुद्र तट तो बढ़ेंगे ही, 46 देश बड़े खतरे में तो आएंगे ही आएंगे जो समुद्र तटों पे हैं। लेकिन जिस रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी के बड़े संकट खड़े हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हिमखंडों के पिघलने की। अंटार्कटिका में ही देखिए, करीब एक बहुत बड़ा भूखंड टूट के समुद्र में आ गया। अभी अभी अंटार्कटिका की खबर है। और इसके अलावा वहां पर जहां पर पूरा हिमखंड होता था, वहां अब एल्गी दिखाई देने लगे। मतलब वैश्विक तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से सड़कों में गाड़ियां उतर गई, करीब 2 अरब गाड़ियां सड़कों पे हैं, तो आपको और मुझको क्या लगता है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल हम जिस रफ्तार से बिना विवेक के उपयोग में ला रहे हैं, हर कदम में जाने के लिए अब हमें मशीन चाहिए। मनुष्य तो गया, पैदल चलना हम भूल जाएंगे। जैसे अब अमेरिका जैसे बड़े देशों में लिखना भूल गए, सब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप में ही होता है। हमने मनुष्य के जो तमाम व्यवहार थे वो भी खत्म कर दिए। सड़कों में गाड़ियों की रफ्तार, जिस तरह से जीवन शैली हो गई, गर्मियां पड़ेंगी तो एयर कंडीशनर चाहिए, ठंड पड़ेगी तो हीटर चाहिए। तो जब ये विलासिताएं जुटाना हमारा धर्म हो जाए और उसको फिर लाइफ स्टाइल से भी जोड़ दिया, उसको आप अपने जीवन स्तर से एक 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 खास तबका, जो वैश्विक, जो पश्चिमी देशों ने एक मापदंड तय कर दिया कि बेहतर जीवन किसे कहेंगे, फैशन में भी आ गया। और हम उसी का अनुसरण करते हुए अपनी पूरी जीवन शैली को उस तरफ ले गए। हमने भोजन बदल दिया, हमने भाषा बदल दी, हमने वेशभूषा बदल दी। भोजन अब आप एक बड़े, ये जो मैकडोनाल्ड है, केबी, क्या आते हैं वो, केएफसी, ये है अब हमारे भोजन। क्यों? ये वेस्टर्न, ये आपको पश्चिमी सभ्यता को आप ये मान के चलते हैं कि मैं अब एक आधुनिक मॉडर्न हूं, मेरा लाइफस्टाइल का हिस्सा है ये। लेकिन हम भूल गए इस कोरोना कोविड के काल में दुनिया भर में हमारे अपने भोजन की सबसे बड़ी चर्चा थी कि आखिर भारतीयों में इतना बेहतर प्रदर्शन कोविड काल में कैसे किया। क्योंकि हम दाल भात खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हमारे भोजन में हल्दी भी पड़ती है तो जीरा भी पड़ता है तो सौंफ भी पड़ती है। और हमारे भोजन में तमाम तरह की प्राकृतिक उत्पाद जो जंगल से भी जुड़े होते हैं, मसाले, ये हमारे
शरीर को एक तरह की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, जो कि सबसे बड़ी चर्चा है। और अब पिज्जा, चाउमीन, अब अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश माना गया, इटली, स्पेन सबसे बढ़िया हेल्थ सर्विसेज थी, आज ब्रिटेन जिसने दुनिया भर में राज किया, कोविड आज भी उसको नहीं छोड़ा है। अमेरिका फ्लैट पड़ा है। बताइए किसको विकास कहे? अमेरिका ने इतने ढेर सारे हथियार जुटाए हैं, एक भी हथियार कोविड के, कोरोना के खिलाफ नहीं कुछ कर सका। हम हम कहाँ हैं? हम किनको अनुसरण करना चाहते हैं? हम कैसे अपनी जड़ों को खुद चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? बल्कि अब शायद जिस तरह से भारत के भोजन की चर्चा रही दुनिया में, और यही एक संकेत है कि ज्ञान और विज्ञान में हम सर्वोपरि थे। चाहे वो जीवन की बात हो, मन की बात हो, तन की बात हो, ये भारत ही है जो संतुलन सिखा सकता है। और वो इसलिए है, मेरा मानना ये भी है कि समझिए आप और मुझे, कि जिस तरह से हमारे बीच से प्रकृति हमारा साथ छोड़ रही है, वो एक तनाव का विषय है। आपको मैंने हिमखंडों के बारे में बताया, आप जंगलों को मान के चलिए, वन हर हर वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल, हर साल एक पुर्तगाल के साइज के जंगल रोज घट जा रहे हैं, प्रतिवर्ष घट जाते हैं। और अपने देश में भी मान के चलिए, अपने देश में 19 और 20 के बीच में 38,000 हेक्टेयर जंगल इसलिए गिरा दिए गए क्योंकि तथाकथित विकास होना था। और इसी तरह दुनिया भर में जो आज जंगल करीब मात्र 31% माना जा रहा है, जो कम से कम एक मेरी दृष्टि में 40 से 45% होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता और अन्य उत्पादों की आवश्यकता है, वो स्थिरता वन दे सकते हैं, लेकिन वो घटते चले जा रहे हैं। और आप देखिए वैश्विक आंकड़ों के अनुसार कि प्रति व्यक्ति 0.64 वन होने चाहिए, और ये जबकि नहीं है। अपने भारत की तो कहानी कुछ और है। हमारे पास 0.08 प्रति व्यक्ति वन है, जो कि 0.64 कम से कम वैश्विक स्तर पर तो होना ही चाहिए था। दुनिया भर में 31% है, अपने देश में 21% का दावा किया जाता है। लेकिन अभी रपट आई है कि ये 15-16% से ट्रू फॉरेस्ट नहीं है। वनों की परिभाषा यूकेलिप्टस नहीं होती, वनों की परिभाषा नेताजी के द्वारा लगाए गए किसी पेड़ से भी नहीं होती, किसी जन्मदिन में लगाए हुए। वन अपने आप में प्रकृति के उत्पाद हैं। उनको संरक्षण किसी भूमि को दे दो जो स्वयं पैदा हो, वो वन की परिभाषा में उतरते हैं। तो हमने वनों को खो दिया। पानी की तो कहानी आपको पता ही है। आपकी बगल में बहती हुई गंगा हो, यमुना हो, या तमाम देश की जो नदियां रेन फेड खास तौर से, वो एक एक करके हमारा साथ छोड़ रही हैं। आखिर हम किस बात के लिए अपना सीना फुलाना चाहते हैं? हम किस बात के लिए इस देश में गर्व करना चाहते हैं? जिस देश ने हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देव तुल्य माना था, हमने उनका तिरस्कार कर दिया। नदियों को मां कहा था, और माताओं की हालत हम क्या कर दी है। हम किस बात पर गर्व करना चाहते हैं? पैंट, कोट, सूट और अंग्रेजी बोलकर क्या हम इस देश को स्थापित कर पाएंगे, अपनी जान बचा पाएंगे, या एक जहान भी बनाएंगे तो बीमार व्यक्ति उस जहान को कैसे भोगेगा? ये सवाल स्वयं कर लीजिए। और पानी गया, जब 1951 में 5,000 लीटर प्रति व्यक्ति पानी, क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति पानी अवेलेबल होता, आज 20, और ये घट के 250 तक माना जा रहा है, 1235। अभी तो 1500 के करीब पहुंच गया, जो कि एक 1700 से नीचे हानिकारक माना जाता है, कि ये हानिकारक होगा अगर हम इस तरह से वनों का ह्रास करेंगे। अब आप देखिए ना, हवा गई, मिट्टी गई, पानी गया, जंगल गया। मुझे प्रयागराज की बहुत याद आती है। मैंने जब देश की एक साइकिल यात्रा की थी, आपके उस जीबी पंत में भी मैं आया था, तो मैं एक घटना को अक्सर अपनी भाषण का हिस्सा बनाता हूं। मैं आपको बता दूं कि हमने तेजी से मिट्टी भी खोदी, मिट्टी जिससे पेट पलता था। और मिट्टी बनती है पानी और वनों, और जो हमारे रॉक्स होती हैं
उनके आपस में प्राकृतिक इंटरेक्शन से मिट्टी का जन्म होता है। हमने आधी टॉप सॉयल दुनिया में खो दी है, और ये जब खो दी तो उसके बदले में क्या लाए? केमिकल फर्टिलाइजर। मैं जब जा रहा था, और केमिकल फर्टिलाइजर की कहानी तो आपको पता ही है कि दुनिया में अब केमिकल फर्टिलाइजर के कारण एक बड़ा संदेश चला गया है कि ये जहरीले हैं और इससे तमाम तरह की बीमारियां हैं। भारत भी उनमें से एक देश है जहां कैंसर की कहानियां हैं। एक कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से, जिसका हम बड़ा दम भरते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन पाया जाता है। और अगर हालात यही केमिकल फर्टिलाइजर की भी, तो एक बार सारे देश में कैंसर ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी। मैं जब प्रयागराज में था, तो मैं जब साइकिल में चल रहा था, मैं जब देश की साइकिल यात्रा कर रहा था, तो मैंने वहां देखे बड़े बड़े बैंगन, बड़े सुंदर चमकीले बैंगन साइकिल में किसान ले जा रहे थे। एक खेत में उतरा, वहां पे किसान बैंगन तोड़ रहे थे बाजार में ले जाने के लिए। मैंने उसको बधाई दी, किसान को। मैंने कहा, वाह, आपने कितना अच्छा बैंगन पैदा कर रखा है मित्र, आपको बहुत लाभ होगा। किसान ने कहा, नहीं साहब, अब क्या करें, इतना ज्यादा यूरिया डालते हैं, इतना ज्यादा सब कुछ डालना पड़ता है इसमें, और तब जाके होता है। और साहब ये तो मानिए कि इस बैंगन में दवाई तो बहुत ही ज्यादा पड़ती है। अब इतनी दवाई इसमें डालनी पड़ती है कि सारे साल में पूरा गांव इतनी दवाई नहीं खाता होगा जितना अकेले बैंगन खा देता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जिक्र कर रहे थे वो। तो मैंने कहा, यार मित्र, ये तो बड़ा खराब काम कर रहे हो यार, आप तो ये जहर पैदा कर रहे हो। कह लगे, नहीं साहब, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए अलग पैदा करता हूं। मैंने उसको चरण छुए। मैंने कहा, यह व्यक्ति एक गांव का किसान ज्यादा बेहतर जानता है अपने को भी और इस मूर्ख दुनिया को भी। उसे चमक चाहिए, उसने चमकीले बैंगन चिपका दिए सब पर, लेकिन अपने लिए वो मुरझाता वह सही, लेकिन सत्य बैंगन था जो अपने लिए उपयोग में लाता था। अब देखिए, हमने मिट्टी भी खो दी। अब मिट्टी तो अब हमारा हाल बुरा करेगी। वो माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। मिट्टी ने रोंदना शुरू कर दिया है, आपके संज्ञान में ले आऊं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब हमारे बीच में केमिकल फर्टिलाइजर की 156 जो तमाम तरह की हमारे फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, जिनको बहुत ढेर सारा 76,000 करोड़ रुपया करीब सब्सिडी भी मिलती है, वो यही उगल रही हैं। और हवा के बारे में तो मैंने क्या कहना है। अब पहले, अब जिसे प्राण वायु कहते थे, अगर वो प्राण लेने लग जाए, तो मित्रों आप आपस में ही सोच लीजिए हमारी हालत क्या है। और आप देखिए ना, मैं विज्ञान को बड़ा दोषी मानता हूं। विज्ञान बड़ा बायस हो गया, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब पानी खत्म हो रहा था, मिट्टी खत्म हो रही थी, हवा खराब हो रही थी, तो विज्ञानियों ने इस पर चिंता नहीं जताई कि इनको कैसे ठीक करें, बल्कि पानी खत्म हुआ तो पानी की बोतलों का व्यापार आ गया, वाटर प्यूरिफायर आ गए। जब हवा खराब होने लगी तो एयर प्यूरिफायर भी आ गए। मिट्टी खराब हुई तो केमिकल फर्टिलाइजर आ गए। हमने विकल्प आज इस आधुनिक विज्ञान से निकाला, जबकि हमारा अपना विज्ञान ने पहले ही रच दिया था कि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देव तुल्य मानिए, पहले उन्हीं को प्रणाम करिए, क्योंकि जान उससे है कि जहान का कहीं कोई शायद स्थान नहीं रहेगा अगर आज हम जान के प्रति गंभीर नहीं हुए। और यही कुछ आज हमारे बीच में हो चुका है। मेरा इन सब बातों को कहने के पीछे आपके संज्ञान में कुछ बातें लाना है। देखो मित्रों, तुम, मेरा जितना जीवन बीत चुका, तुम्हारा उतना बचा है। मेरे पास, मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप अपनी अंतिम पारी जो होती है जीवन की, वहां पे है। आपका बहुत बचा है। अगर आज आप गंभीर नहीं होंगे, तो आप मान लीजिए, मैं तो सौभाग्यशाली रहा कि मेरा जन्म 1955 में हो गया। मैंने बहुत हवा, मिट्टी, जंगल, पानी फिर भी बेहतर भोगा है। लेकिन आज आप क्या भोगने जा रहे हो, उसकी कल्पना आप कर सकते हो। इसलिए शायद एक राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है। अब आंदोलन के लिए सड़कों में उतरना कोई जरूरी नहीं होता, या नारे लगाने जरूरी नहीं होते। ये भावनाएं हैं जो आप सबको मिलकर के हमें कहनी होंगी कि सरकार का दबाव
समाज का दबाव, जीवन शैली के सवाल सामूहिक होंगे और इस पर आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाने खुचाने की भी प्रबंधन हो जाना चाहिए। और यही कारण था कि उत्तराखंड में मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर एक आवाज उठाई कि जीडीपी 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 तो हो गई जितनी होनी थी, क्योंकि ऐसी जीडीपी का भी क्या करना कि कोरोना के दौरान में जीडीपी तो पाताल पहुंच गई थी, आज तक पूरी तरह ऊपर नहीं आई। तो ऐसी जीडीपी का क्या करना जिसने हमारा साथ छोड़ देना है। और इन सब परिस्थितियों में जब सब कुछ बंद हो गया था कोविड में, लेकिन पानी मिल रहा था पीने को, हवा मिल रही थी, जो हमको मिट्टी के भोजन भी मिल रहे थे, वही जो कुपुत्रो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवति। तो कुपुत्रों ने जो जो उद्योग पैदा किए थे, कारें पैदा की थी, कुपुत्रों ने जो किया था वो कोविड कोरोना ने सब ठप्पा लगा के बंद कर दिया। आपको भी कमरों में लॉक डाउन कर दिया, लेकिन प्रकृति ने आपका साथ दिया। इसलिए प्रकृति के लिए आप नए सिरे से बहस बातचीत करना जरूरी है। इसलिए हमने उत्तराखंड में कहा कि जीडीपी हो गई, वो जिसकी होगी हमें पता नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की होगी। हमारे लिए आवश्यक है एक जीईपी, क्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद। बताइए कितने जंगल इस साल लगाए, बनाए, बचाए, कितने आपने पानी वर्षा का जो गिरा उसको रोका, और अपने तालाबों को, अपने कुओं को, अपने नदी नालों को आप उस पानी को बहने से रोक कर उनको आपने फिर जिंदा किया। कितनी आपने हवा को ठीक किया, कितनी मिट्टी आपने ऑर्गेनिक की। इन सबको मिलाकर आप एक सूचक दीजिए और वो होगा सकल पर्यावरण उत्पाद। जीडीपी और जीईपी में एक अंतर है। जीडीपी होगी बड़े बड़े उद्योग परिवारों की, देश की, लेकिन जीईपी सबकी होगी, सबको पानी देगी, सबको हवा देगी। ये अंतर नहीं करेगी, न वृक्ष करता है, न प्रकृति करती है, न पृथ्वी अंतर करती है। ये जीपी पृथ्वी के लिए होगी, प्रकृति के लिए होगी। और इसलिए एक बड़े बातचीत, बहस और आंदोलन की आवश्यकता है। मैं आप सबसे अपनी बात के अंतिम चरण में ये कहना चाहूंगा मित्रों, मैं और मेरे कुछ लोग देश भर में एक साथ एक दिन इन बातचीतों को करेंगे, जो जहां होगा एक साथ करेगा। और मुझे आप लोगों की आवश्यकता है कि क्या आप इस तरह के दायित्व तो मेरे साथ उठाएंगे। आप जितने लोगों को जोड़कर एक दिन कोई तय किया जाएगा, एक ऐसा दिन जो अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन ने तय न किया हो, 5 जून, बल्कि वो तय इस देश के लोगों ने अपने एक ऐसे दिन को जिसको कि हम नमन करते हैं, मकर संक्रांति हो या प्रकृति की जब पूजा करते हो, उस दिन सारे देश में सारे मित्र एक ही जगह अपने अपने जगह बैठक करके एक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखें। और राष्ट्रीय आंदोलन नहीं, अपने जीवन को बचाने की, आने वाले समय को बेहतर करने की नींव रखेंगे। तो मेरा आज जुड़ना आप सब के साथ बहुत लाभकारी होगा और मैं हमेशा आपको प्रणाम करूंगा। और सच बात तो यह है, मेरी यात्रा यहाँ है, इसके आगे तो आपको ले जानी है। आपके जीवन का बड़ा सवाल है। अगर आप सब लोग सहमति हो तो मित्र, जिसने जो मुझे ये जो निमंत्रण आपने दिया, आप मुझे ठोक के उसी उत्साह के साथ कहेंगे हम आपके साथ हैं और हम इस आंदोलन की रूपरेखा में आपकी भागीदारी करेंगे। इस सब के लिए आप सबको प्रणाम और आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल जो सकल पर्यावरण उत्पाद है उस पे हम लोग जो हमारे युवा साथी हैं साथ रहेंगे और अपने अपने दिशा में लगातार कार्य भी कर रहे हैं और इस चीज को लेकर भी कार्य करेंगे। और आपके पास अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट कार्यक्रम में ज्यादा समय नहीं है, तो हम लोग अभी जो इस बहुमूल्य समय का हम लोग अधिक से अधिक उपयोग कर लें। तो मैं हमारे जो साथी हैं काफी उत्सुक हैं आपसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए। तो ज्यादा नहीं 5 मिनट ही मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट साथियों से आग्रह करूंगा कि वो अपने क्वेश्चंस कम संक्षेप में और एक क्वेश्चन ही करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन यानी नाम और डिजिग्नेशन बता देंगे। उसके बाद जो है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी से जो उनके सवाल हैं पूछेंगे। और अन्य जो साथी हैं कुछ जो है क्वेश्चंस अपने चैट बॉक्स में भी लिख देंगे, जिससे बॉक्स के माध्यम से भी हम लोग पहले हौच पौच न होने पाए बहुत कम समय में संक्षेप में।
सारे पार्टिसिपेंट साथी। जी जी शिवम। बल्कि राम बाबू जी ये बेहतर होता डॉक्टर साहब के लिए कि चैट बॉक्स में ही सब लोग अपना सवाल रख देते, तो कई सवाल कॉमन होता है, एक ही तरह का सवाल हो तो उसको डॉक्टर साहब देख के और उसका एक ही साथ जवाब दे देते। बिल्कुल 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 पंकज साहब। फिर भी अभी कुछ लोग क्या टाइम लगेगा जो है लिखने में, तो जो और साथी एक 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 जरूरी बात हम लोग तब तक कर लेते हैं, जैसा जी कि जी। डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब, मैं पंकज मालवीय बोल रहा हूँ। अरे मालवीय जी नमस्ते। नमस्ते। आपकी आपने जो शक्ल कहाँ कहा पे है ना दिखाई नहीं दे 1 रही दिन है। का, तो मालवीय जी को दिखाइए भाई। मालवीय सर, पंकज सर अपनी फोटो आप दिखा दीजिए ऑनलाइन। जी जी। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ हूँ गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो हम ये बोल रहे थे गुरुजी कि वो जो अभी कई साथियों का आया भी चैट बॉक्स में कि बसंत पंचमी को भी रख सकते हैं हम लोग, जो आपने एक मुहिम शुरू करने की बात करी है। जी। बसंत पंचमी 5 से फरवरी। लेकिन ये मुझे लगता है ये समय जल्दी हो जाएगा, हाँ तो क्योंकि जो है, क्योंकि पूरे देश को। उसके बाद हम नहीं, बसंत पंचमी से मेरा तात्पर्य ये था, बसंत पंचमी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन हम लोग कोई ऐसा ही दिन रखें जैसे शिवरात्रि का दिन हो। ठीक है तो ठीक है, आप ऐसा लोग लगता है कि क्या करिए। आप लोग, हाँ आप लोग बेहतर जानते हैं। बेहतर आप बताइए कि ऐसा कौन सा दिन है, पर मुझे लगता है कम से कम इस तैयारी के लिए किसी राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ होना है। 6 महीने तो चाहिए चाहिए अच्छा 6 महीने चाहिए, तब हम चाहिए। लोग फिर बाद में एक बार इंदौर विचार इटावा, करके। इंदौर से लेके इटावा उज्जैन सब जुड़ेंगे, सारे देश के अन्य अन्य जगहों से जुड़ेंगे। ये है, बिल्कुल और अपनी अपनी जगह कार्यक्रम करेंगे, ये है विचार। ठीक है गुरुजी, तब तो हम लोग फिर अलग से इसके लिए भी विमर्श कर लें। जी जी। हाँ सर, उसके लिए अलग से हम लोग विमर्श कर लेंगे। जी हाँ। अच्छा ऐसा है राम राम बाबू, देखो जी दोस्त, सर मुझे जी। एक जगह जाना है, और हाँ आपके बिल्कुल बस। जितने सवाल हैं, आपके जितने सवाल हैं सब मेरे, सभी मित्रों के सवाल मेरे को एक साथ भेजना, और मैं उनको ठीक जवाब दूंगा, है ना। ठीक क्योंकि ठीक। मुझे किसी एक बीमार व्यक्ति के साथ कहीं पे पहुंचना है, तो नहीं नहीं इसलिए गुरुजी, तो ऐसा जो करते हैं तो कि मैं एक आपका दिन। धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे जोड़ा, और नहीं मेरे नहीं सर, मित्र मानवी बहुत जी भी बहुत वहां पे आभार। थे तो मैं मुझे अच्छा सीधा लगा। सीधा सर कार्यक्रम समापन की ओर जाऊंगा। मैं हमारे बीच में सुचित्रा उपाध्याय मैम है, वो मैं चाहूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। सुचित्रा उपाध्याय जी। हाँ, थैंक यू राम बाबू भैया जी। और अब मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अनिल जोशी जी को, जिन्होंने हम लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जो मेरे ख्याल से न केवल हम ही बल्कि जो आगे की जो पीढ़ी है उसको भी ये मजबूर करेगी कि हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत भी रहे और उसके संरक्षण के बारे में सोचें। और जैसे आपने हम लोगों को ये आदेश दिया है और हम लोगों का मार्गदर्शन किया है कि हम आगे जाके इस तरह का कार्यक्रम करें, तो हम सभी की ओर से आपको पूरा का पूरा समर्थन है और हम लोग आपके साथ हैं। आप जब कहेंगे हम लोग तैयार हैं, और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा कि हम लोग इस जो आपका कार्यक्रम होगा उसके सारे के सारे भागीदारी बने। और इसी के साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय निकाला, आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। हम आपको दिल से, हृदय से इसके लिए सबकी तरफ से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद। डॉक्टर मनीषा सिंह जी भी जो हमारे बीच में हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की होम साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी समय निकाला। डॉक्टर पंकज मालविया जी जो बिहार से हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कुछ जानकारियां दी, उनको भी धन्यवाद देंगे। और राम बाबू जी जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम का रखा प्रस्ताव और सबको जोड़ा, और हर समय कोई ना कोई इस तरह का कार्य करते हैं ताकि सब सचेत रहें और अपनी धरती, अपने पर्यावरण के लिए सारे लोग तैनात रहें काम करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग जुड़ पाए, समय निकाले और उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई,